बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, कराची से आपको अपडेट्स हम थोड़ी सी देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। अभी तक कराची में गुल प्लाज़ा जो आपको पता है जिसमें आग लग गई, उसमें से तकरीबन जो लाशें निकाली गई हैं वो हैं 26, और अभी भी 80 से ज़ायद अफराद जो हैं नाज़रीन वो लापता हैं। उनका कुछ नहीं पता कि वो अंदर किधर हैं, मलबे तले दब गए हैं या उनके साथ क्या सिचुएशन हुई है, ज़िंदा हैं, मर गए, कुछ नहीं पता उनके बारे में। कराची में इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, उनकी मामूल बन गई है कि डिफरेंट मॉल्स के अंदर जो है वो आग लग जाती है। इस तरह के मार्केट्स में आपका कोई भरोसा नहीं होता। बड़ी फेमस होती है मार्केट, शुरू होती है और वहाँ पे उधर आग लगना शुरू हो जाती है। अगर मैं सिर्फ 2016 की बात करूँ ना नाज़रीन, सिर्फ 19 ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर ऐसे जो है ना आग लग गई। 2016 में 9 ऐसी मार्केट्स हैं जो कि आग लगने की वजह से तबाह हो गई। इसका मतलब है कि एक साल के अंदर 9 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। करोड़ों अरबों का सामान जो है ना लोगों का जल जाता है, लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, फना हो जाते हैं। फिर 2000 अगर मैं बात करूं 17 से 19 की सिचुएशन की, तो वहाँ पे मदीना शॉपिंग मॉल, टेक्नो सिटी मॉल, ज़ैनब मार्केट, आरजे मॉल में भी तो आग लगी थी। फिर फरवरी 2020 में फिरदौस शॉपिंग सेंटर में भी आग लगी थी, याद होगा। फिर नवंबर 2021 में चावला मार्केट में आग लग गई थी। उसके बाद जॉनसन है जो कोऑपरेटिव मार्केट है जहाँ पे सदर में मौजूद है, वहाँ पे जो आग लगी थी वहाँ पे 250 दुकानें जल गई थी। ये सारा डाटा था। फिर 2023 में आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगी थी, 11 अफराद हलाक हो गए थे। 18 जून 2025 को मिलीनियम मॉल में आग लग गई थी। फिर वहाँ पे भी तो करोड़ों का नुकसान हुआ, दुकानें जल गई, लोग जल गए। फिर 2025 को ग्लास टावर में आग लग गई नाज़रीन। और फिर 21 मार्च 2025 में काविश प्लाजा में आग लग गई। लेकिन हर बार यही होता है कि बस ठीक है, कमेटियाँ बना दी जाती हैं, बैठ के बात कर ली जाती है, और उसके बाद जो है ना फिर फॉल्टी वायरिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर अदालती सिस्टम जो है ना कि भाई ये इनका हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, ये रीज़न था, ऐसी बात करके तो बात पे मलबा डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे लाश पे मलबे डले हुए, नहीं पता कि मलबे तले कितनी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, कितनी डेथ्स हैं, इसके बारे में नहीं पता। उसी तरीके से हर बात को ढाँप दिया जाता है, हर बात को छुपा लिया जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सिचुएशन जैसे कि मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ और मैं ये जो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूँगी, ये जो गुल प्लाजा है जिसमें आग लगी, इसके टोटल 26 दरवाजे थे। उसमें से जो 24 दरवाजे थे नाज़रीन, आपको उसके बारे में कुछ पता है कि वो बंद थे? 24 दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते थे नाज़रीन, और सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते थे। फिर जब इस मॉल में आग लगी ना तो सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे, और वहाँ पर ऐसी भगदौड़ मच गई, इतना धुआं, इतनी चीज़ें फैल गई, क्योंकि लोग जो वहाँ पे जो लोग जो थे वो तो लाइट भी नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, बत्ती जा चुकी थी, तो अंधेरे में उनको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। उस भगदड़ में कितनी जानें तो उस भगदड़ में चली गई होंगी, टक्करों में एक दूसरे को रगड़ गए होंगे। फिर धुआं, क्योंकि दरवाजे बंद थे, 24 दरवाजे बंद थे, तो फिर उस धुएं में भी तो लोग फंस गए होंगे, और वहाँ पे उस धुएं की वजह से भी काफ़ी डेथ हुई होंगी। और जो लोग थोड़ा नॉर्मल रहे होंगे, सर्वाइव कर गए होंगे, उन्होंने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को निकाला होगा, बाहर खुद निकले होंगे। अरे क्या सिचुएशन होगी सोचें। मेरे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो इदारे हैं, ये कराची के जो इस तरह के केसेस सुनने को आ रहे हैं, ये कोई बच्चा केसेस नहीं है। क्यों नहीं जाके मार्केट्स में चेकिंग करते, क्यों नहीं जाके मार्केट्स में लोगों को फाइन करते कि प्रॉपर वायरिंग सिस्टम आपकी है कि नहीं है। आपकी हेल्थ सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे मुल्क में। हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले हमारी हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए। जितने मॉल्स हैं, जितनी मार्केट्स हैं, उधर हर जगह पे ये सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, उनको फाइन होना चाहिए यहाँ पर कि ये चीज़ें इंस्टॉल है कि नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक होनी चाहिए। एक केस हो तो चलो बंदा चुप, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, केस पे केस, कितने केस सुनते आएंगे हम, कब तक सुनेंगे, कितनी जाने इसी तरह हम देते रहेंगे। कितने लोग होंगे जो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, उनको नहीं पता कि ये बिल्डिंग किस तरीके की, किस स्ट्रक्चर की, कैसी बनी हुई है।
10-10 साल 12-12 साल के बच्चे थे, 17 साल 18 साल के जवान बच्चे, 70-70 साल तक की उम्र के लोग मौजूद थे जिनका अभी तक पता भी नहीं चला कि किधर है। 2 बहनें शादी के लिए, अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आई थी ऑस्ट्रेलिया से, और एक कहाँ से, स्पेन से, ठीक है। तो वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए बेचारियां गई थी और लापता है, क्या पता जिंदा है मर गई। फिर हम एक मुद्दा डाल देंगे, इलेक्ट्रिक सिचुएशन की वजह से आग लग गई, ओह तो बस सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा टाइम पे बंद हो जाएंगी और थोड़े टाइम के बाद फिर लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम लोगों की बैठ के सोशल मीडिया पे सर्जरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये सर्जरी हो गई उसकी, वो बदल गया, नहीं उसने डाइट की थी, उसने ये खूबसूरत कर लिया, इसकी फ़लानी की शादी हो गई, फ़लानी एक्ट्रेस ने शादी पे ये पहन लिया, किसी ने इतना सोना पहन लिया, कोई किसी को कहेगा वो बकरी लग रही है, कोई किसी को कहेगा ओए होए क्या बात है, ठीक है। फिल्मों की प्रमोशंस हो रही हैं, ठीक है, बड़ी मज़े की फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, किया पांचा काम, जो भी अपनी चीज़ें जो हैं बस अपनी चीज़ों को प्रमोट किए जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बस लाइमलाइट में लेकर आए जा रहे हैं, मगर कोई ये देख रहा है कि हर बार किसी ना किसी की मौत वाक़ई होती है। इतने बड़े बड़े ये जो इदारे, इतने बड़े बड़े जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है, इधर लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, जवान की। इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता मीडिया, इस पर बात क्यों नहीं करता? शर्म करें, आज आवाज उठाएं, बोलें, ताकि कल किसी और की जान ना जाए। सोचे कल को आपकी अपनी फैमिली का कोई प्यारा मर गया इस तरीके के हादसे में तो क्या करेंगे? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ आएंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स और आपकी हड्डियां जो जिस्म की होती हैं उनकी हिफाजत हमने किस तरह करनी है, ठीक है। अभी जिस तरीके से जिसको कोई अगर जॉइंट के इशू नहीं हुए नाज़रीन, किसी को हड्डियों का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कौन सी ऐसी गलतियां कर लेते हैं अपनी जवानी में जो कि बुढ़ापे में जाके हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। मतलब हड्डियों का दर्द जो है वो सरदर्द बन जाता है, तो गलतियों की वजह से हमारा सरदर्द बनता है ना। तो हम पूछते हैं और ऐसी कौन सी या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो बुढ़ापे तक हमें मज़बूत रखे, हमारी जॉइंट्स मज़बूत रहे, ठीक रहें, हमारा साथ दें। क्योंकि जब आपके जिस्म में इन जॉइंट्स वगैरह में दर्दें शुरू हो जाती हैं ना, तो वहाँ इंसान अपनी सारी हिम्मत, अपना इम्यून छोड़ देता है, अपनी सारी एफ़र्ट छोड़ देता है, क्योंकि दर्द इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। सारा ट्रॉमा सब कुछ जो है ना दर्द से शुरू हो जाता है। फिर आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, हमारे शो पे आते रहते हैं, ऑर्थोपैडिक सर्जन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी, इनवाइट करने का शुक्रिया। सर आपकी तो ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट होता है ख़ास तौर पे जो हम शो करते हैं वो हेल्थ बेस्ड शो है हमारा। हम ये चाहते हैं कि लोगों की रहनुमाई हो। ये जवानी में हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जो कोई हम ऐसा कोई ख्याल नहीं करते या हम केयर नहीं करते, या कोई ऐसी चीज़ जो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें बुढ़ापे जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द का, अब तो मैं ये कहता होता हूँ कि जो हमने बीज बोए वो अब फल काटने का वक्त इस टाइम आ गया हुआ है। और वो ये है कि जो लाइफस्टाइल, जो खुराक हमारी पिछले 20-30 साल रही वो अब लोगों में नज़र आना शुरू हो गई है। आप देखें, पहले ये समझा जाता था कि हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द ये बुढ़ापे के दर्द हैं, ओल्ड एज लोगों में ये मसाइल होते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की भी ऐसी है जिनको रोज़ाना क्लिनिक में वो आते हैं जिनको हड्डियों का दर्द है और जोड़ों का दर्द है या पट्ठों का दर्द है बहुत बड़ी तादाद में। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें कि क्या वजूहात हैं इसकी, क्या हमारी गलतियां हैं और क्या हम कर सकते हैं, तो मैं 3 चीज़ें कहूँगा जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, नंबर 2 बहुत ज़रूरी हैं कि आपको बहुत मामूली सी चोट से फ्रैक्चर्स ना हों, और बहुत मामूली सा ज़रा सा आप काम ज़्यादा कर लें तो आपको दर्द ना शुरू हो जाए। और नंबर 3 ये कि आपकी ओवरऑल बोन्स और जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी एक अच्छी डाइट, नंबर 2 आपकी एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी, और नंबर 3 आपकी एक अच्छी नींद। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी बोन को और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब इन पे 1 बाय 1 बात करते हैं। नंबर 1, डाइट हमें कौन सी लेनी चाहिए?
वो तमाम डाइट और वो तमाम ग़िज़ाएँ खुराक जो हमारी हड्डियों को विटामिन डी, कैल्शियम और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, आप ये जान के हैरान होंगी कि वो कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं है, बल्कि वही रोज़मर्रा की सब्जियां जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। सब्जियां सबसे बेस्ट सोर्स हैं हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, उसमें हमें विटामिन सी मिलता है और ख़ासकर सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हड्डियों की जो तोड़ फोड़ है उसको कम करती हैं। जो ख़वातीन माहवारी बंद होने के बाद जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के बुरबुरेपन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जब सब्जियां इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ये हड्डियों का बुरबुरापन कदरे कम हो जाता है, क्योंकि सब्जियों से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और उसमें जो सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये आपकी गोभी बहुत अच्छी है, बंद गोभी, और शिमला मिर्च बहुत अच्छी सब्जी है। इससे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये कोई बहुत महंगी और फैंसी चीजें नहीं है, बल्कि ये वही चीजें हैं जो हम छोड़ चुके हैं बदकिस्मती से। वो लोग अवॉइड करते हैं कि भाई गोभी तो रहने ही दे, बल्कि गोभी गोश्त बना हो तो गोभी बच जाती है बेचारी और गोश्त खाया जाता है। सो ये सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए। नंबर 2, हम ये देखें कि जो हमारी हड्डियां हैं उसका एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बना है। अच्छा। वो प्रोटीन हमें गोश्त से, अंडे से, इन चीज़ों से हासिल होता है। वो आपकी खुराक का डेली का हिस्सा होनी चाहिए, ख़ासकर जब बच्चे हैं, क्योंकि उनमें ग्रोइंग एज होती है, 7 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो एक अच्छी डाइट जो है, नंबर 2, उसमें जो आपका बड़ा सोर्स होना चाहिए ना, वो कैल्शियम का होना चाहिए। कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स दूध है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आजकल तो मौसम है, फिश का मौसम है आजकल। ये सब ये ना बोले सब लोग जानते हैं, यकीन करें। नहीं, मैं वही आपको कोई नहीं जानता। अगर कई लोगों से हम पूछते हैं जी आप दूध पीते हैं? नहीं, दूध नहीं पीते। हाँ। कब से नहीं पिया? नहीं जी, उससे तो स्मेल आती है। हाँ। अब जब दूध से आपको स्मेल आती है तो फिर आप गेट रेडी फॉर बोन पेन्स। मगर बात से सब लोग ये भी तो कहते हैं ना कि दूध से गैस होती है, 40 साल के बाद जो है ना दूध छोड़ देना चाहिए, वो पेट में गैस पैदा करता है। खासतौर पे बूढ़े लोगों के लिए तो दूध बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये भी कहते हैं कि जवानी में नहीं पीना चाहिए। मेरे पास रील्स पड़ी है, कितने शोज पे मेरे डॉक्टर्स यहाँ पे आके बोल के गए। अच्छा, हमें ना कश्मकश में रखा हुआ है, हम बैलेंस नहीं आ रहे, उत्तर जाए दक्षिण जाए। ये जो सारी कश्मकश है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से है इस टाइम। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हर शख्स जो है वो एक्सपर्ट है। जैसे आपने ये सवाल पूछा ना कि हम दूध लें या ना लें, इसका सबसे बेस्ट जवाब आपको कोई डाइटिशियन जो ग़िज़ा का माहिर है उससे लेना चाहिए। अच्छा। ना तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ना किसी ऐसे बंदे से जिसके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लेने, हाँ नहीं, मैं आपको वही बताने लगा हूँ ना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लेना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। सो दूध एक बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। फिर आजकल फ़िश है, फ़िश का तो मौसम है, फ़िश लेनी चाहिए, वो कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स, अंजीर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके बच्चों के लिए और आपके लिए कैल्शियम का, वो आपको लेनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा, अंजीर पे मैं एक छोटी सी टिप भी साथ दे दूं, आप अच्छी लगेगी आपको भी। मेरी कमर में ना दर्द निकल गया था और मैं यही मॉर्निंग शो शुरू किया था मैंने, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे याद है मेरी अम्मी ना इस्तेमाल किया करती थी अंजीर को काट के ना 2 पीसेस में, तो ऑलिव ऑयल में ना भिगो के उसको, वो यही उसकी टिप होती है ना कि ओवरनाइट आप भिगो के रखते हैं और सुबह जब वो नरम हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल में पड़ी हुई जो अंजीर होती थी ना, वो अम्मी फिर 6 से 7 दिन के अंदर उसको खा लेती होती थी, सुबह हमें भी खिलाती थी। यकीन करें, मैंने शुरू किया तो मुझे हफ्ता नहीं गुजरा, मेरी कमर का दर्द क्या है क्या नहीं है ठीक हो गया, वरना मैं कह रही थी जाके एक्सरे कराऊंगी, इतनी दर्द थी। क्योंकि अक्सर टाइम लोगों में जो ये बोन पेन्स होती है ना, इसकी वजह विटामिन डी का लो होना, कैल्शियम का लो होना, न्यूट्रिएंट्स का लो होना, ये इसमें एक बेसिक रीजन होती है। ऐसा क्या होता है जो एकदम से कमर दर्द? अंजीर में कैल्शियम है, कैल्शियम का बड़ा अच्छा रिच सोर्स है अंजीर। अच्छा, अंजीर से ओके। आपको जब कैल्शियम मिलता है तो आपकी बोन पेन्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाती है। फिर इन सारी जो सब्जियां, फल हैं और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है उसके लिए। अच्छा, एक कॉल शहबाज की शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी शहबाज भाई, कैसी तबीयत है जी? जी शहबाज भाई। मैम, ऐसा मेरा इशू है कि मेरी ना मिसेज है, उनको ना हड्डियों की बहुत शदीद दर्द है। ठीक। तो इनका जो कैल्शियम का टेस्ट था वो भी करवाया था, तो अपना वो इनका क्लियर आया, उसमें अपना थोड़ी सी ना आई थी जिससे कैल्शियम की कमी है, इसके लिए कैल्शियम की कोई टैबलेट भी ले रही है, तो लेकिन इनकी हड्डियों की दर्द है वो खत्म नहीं होती। कभी पाँव में इनके सूजे रहते हैं और थकावट भी बहुत होती है, और उनके ना काम, घर के काम का। उनकी एज कितनी है? उनकी एज कितनी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं एज कितनी है उनकी? एज इनकी 42 है। मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया था तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनका जो घुटना है ना उसमें कोई हड्डियां बुर के ना
तो वो ये जो इनको 70 साल में तकलीफ होनी थी ना, वो इनको 40 साल में शुरू हो चुकी है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इनका जो घुटना है ना वो चेंज करवा दें। तो मैंने कहा ये तो इतना आसान काम नहीं, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि घुटना चेंज करवा दें, तो ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अभी तो ये चलो बहुत मुश्किल दर्द की टैबलेट लेके या जिसकी तरह अभी चल फिर रही है, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही फाहज हो जाएंगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनकी जो घुटने की है ना हड्डी, वो भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे वो बुरी हुई है। अच्छा देखिए, जो इन्होंने ये चीज़ बयान की है ना, विटामिन डी का लो होना, कैल्शियम का लो होना, हमेशा सिर्फ यही वजह नहीं है, वजूहत और भी हैं। अच्छा, जाहिर है हम ये तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो जनरल चीज़ें हैं और जो हम घरों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने जो चीज़, वैसे तो हिस्ट्री लेके पता चलता है, लेकिन जो इन्होंने चीज़ बताई है ना, आमतौर पे इस एज में गैंठिया का मर्ज हो जाता है ख़वातीन को। अच्छा, गैंठिया का मर्ज जो है वो आपके ये जो जिस तरह इन्होंने बताया ना कि इनका जो नी जॉइंट है, उन्होंने बोला कि इसको रिप्लेस करें, उसको ख़राब कर दिया ना उसने, आर्थराइटिस की वजह से जोड़ जो है वो ख़राब हो गया। जब जोड़ ख़राब हो गया और वो इस हद तक चला गया कि उससे अब उसको मज़ीद चलाना कुदरती जोड़ को मुमकिन नहीं है, तो फिर उसका एक बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप जोड़ तब्दील करवाएं। उसके लिए बहुत कामयाब ये ऑपरेशन है, बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसकी ज़रूरत हो और आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब ऑपरेशन होना चाहिए। और मैं एक हमेशा टिप देता होता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, भाई आप एक डॉक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने आपको एक एडवाइस की है, वो आपको पसंद नहीं आई या आप समझते हैं कि आपको उस पर डाउट है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से मिल लें, तीसरे से मिल लें, किसी और हॉस्पिटल से जाके आप ओपिनियन ले लें। आपको लगता है कि एक डॉक्टर जो है उसने प्राइवेट सेटअप में आपको ये ओपिनियन दी है सर्जरी की खातिर, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक ओपिनियन ले लें। लेकिन बार बार एक राय जो आपको दी जा रही है उससे दूर जाना जो है वो मर्ज को ख़राब कर देता है। अच्छा, वो जोड़ जो पहले ख़राब है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा ना, जब आप उससे अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो ओपिनियन पसंद नहीं आ रही। जो सर्जरी कही है ये आप कह रहे हैं कि कामयाब है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत कामयाब है ये। आमतौर पे लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है, फिर वो उसको ले के आगे से आगे कहानियाँ सुना रहे होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि डाइट, नंबर 2 फिज़िकल एक्टिविटी। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मसल कमज़ोर हो जाएगा। और 40 के बाद यानी 40 साल की एज के बाद आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट देगी वो आपका मसल है। ठीक है, क्योंकि बोन की ग्रोथ जो है वो 30 के बाद ऑलमोस्ट खत्म रुक जाती है वहाँ पे, उससे ज़्यादा उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती, उसका साइज़ नहीं बढ़ता। बच्चों में तो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, 15, 16, 20 साल के बाद जाके उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और 30 के बाद तो ऑलमोस्ट रुक जाती है। 30 के बाद जो चीज़ आप कर सकते हैं वो उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है आपने। ठीक है, वो एक अच्छी डाइट जिस तरह हमने जिक्र किया। नंबर 2 डाइट में, अच्छा मैं एक चीज़ जिक्र करना भूल गया, वो है आपका अंडा। आजकल जो मौसम है लोग कहते हैं जी अंडा गर्मियों में खाएं, सर्दियों में खाएं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर मौसम में खाएं। ग्रेट। अच्छा, हमें कॉल्स बहुत आ रही हैं और एक मोहम्मद नसरुल्लाह की कॉल है वो हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या मसला है बताइएगा। आज डॉक्टर बासित हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बताइएगा। मैडम, मेरा हजर असवद पे बोसा देने के लिए मुझे कोई धक्का आया है, उस वक्त तो होश नहीं रहा। स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मेरे कान पे, वो भी बहुत मुश्किल से। इधर साउंड चला है। हाँ, अब आ रही है। जी जी, अब बोलिएगा, क्या कह रहे थे हजर असवद से? बेटा, हजर असवद पे मुझे धक्का लगा है, उम्रे पे हजर असवद पे बोसा देते हुए। हाँ, ऊपर बंदे चढ़े, मुझे तो होश नहीं रहा। अब 20 दिन हो गया मुझे यहाँ पास का अपना भावलपुर में, मुल्तान में आर्थो वालों से। हाँ, और रात में डॉक्टर लुकमान साहब है, शुएब लुकमान साहब फिजिशियन है, हाँ, MRI वगैरह कराई है। मुझे कुछ 20 दिन हो गए, मेरा दर्द ही नहीं जा रहा। लेफ्ट जो है ना मेरा ये शोल्डर, हाँ, इसमें इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है, मैं सो नहीं सकता सारी रात। अभी भी मुझे बच्चे दबा रहे, मैं आपको देख रहा था प्रोग्राम में। अभी ना मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, ना मैं सही सो सकता हूँ, बहुत तकलीफ है। शुगर है, इसकी तशखीस नहीं हो रही कि मसला क्या है। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा आपकी शुगर है? आपको कोई ऐसा मसला? शुगर का मर्ज? कोई मसला ना शुगर है, ना मुझे कोई रात को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उन्होंने बताया, बीपी थोड़ा सा। अच्छा, ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी देखिए नसरुल्लाह साहब, एक तो ये जो मसला आपको हुआ है ना, इसकी बड़ी वजह ये बनती है कि जो शोल्डर जॉइंट है हमारा, उसके इर्द गिर्द पट्टे होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं। जब आप किसी ऐसे पोस्चर में गिरते हैं जैसे इस तरह करके बाज़ औक़ात लोग, तो किसी ना किसी लिगामेंट का, किसी ना किसी मसल का कोई प्रॉब्लम हो जाता है।
अच्छा। वो प्रॉब्लम आपको पेन करता है। जब पेन की वजह से आप अपने जोड़ को हिला नहीं पाते तो फिर जोड़ जो है ना वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। शोल्डर जॉइंट में ये सबसे बड़ा मसला होता है कि इस टाइम आप मेरे भाई जहाँ भी हैं, आप किसी भी डॉक्टर साहब को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो आपको एक पेन किलर्स देंगे और जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो देंगे और उसके साथ आपको एक्सरसाइज बताएंगे। इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसको हिलाना जलाना आपने नहीं छोड़ना। जब आपकी तशखीस हो गई है और आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है या बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह गिरने से या धक्का लगने से कोई फ्रैक्चर नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सरे करवा के उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें आप एक मेडिसिन लें 2-3 हफ्ते और साथ एक्सरसाइज करें तो ये बड़े आराम से ठीक हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमें बहुत कॉल्स आ रही हैं, हम प्रोग्राम के बाद जो है आपकी कॉल्स भी अटेंड करेंगे। आइए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम लोग क्योंकि हमारे पास अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आम हम अपने घरों में, ठीक है, हम अपने जब काम में कहीं किसी पोजीशन पे होते हैं, हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं नाजरीन जिसकी वजह से ये जो पेन और हमारी हड्डियों के जोड़ों के जो तकलीफ़ है वो शुरू हो जाती है? हम जानते हैं अब्दुल बासित साहब से। देखिए, हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे ना कि हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए एक तो डाइट का जिक्र हो गया, नंबर 2 फिज़िकल एक्टिविटी, नंबर 3 गुड स्लीप। रात की नींद जो है अक्सर लोगों की पूरी नहीं है, मेरे समेत। मैं तो ये कहूँगा कि 7-8 घंटे की नींद जो है ना आपकी, वो बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, क्योंकि जो नींद का टाइम है वो आपकी ग्रोथ का टाइम होता है। और नींद, मैं कहता होता हूँ कि गुड स्लीप इज़ ए गुड डाइट फॉर योर बॉडी। आपको अच्छी सेहत जो है वो तभी हासिल होती है जब आपकी नींद अच्छी हो। दूसरी जो आपने जिक्र किया कि हम क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जो वजह बन जाती हैं, आम तौर पे जो वजह बनती है ना, एक बहुत बड़ी गलती वो ये है कि हम वेट गलत तरीके से उठाते हैं। लोग आगे झुक के वज़न उठाते हैं, वो जो वेट है वो उनकी लोअर बैक पेन की वजह बन जाता है। और 70-80% लोगों में जो लोअर बैक पेन होती है उसके पीछे वजह यही है कि आपने वेट गलत तरीके से उठाया। इस तरह झटके से वज़न उठाते हैं लोग कि उससे आपको मसल स्पैज़म हो जाता है, पट्ठों का खिंचाव जिसको आमतौर पे कहा जाता है, या फिर आपको डिस्क का इशू हो जाता है। नंबर 2 जो बड़ी वजह बन जाती है आजकल, वो है हमारा बैठने का गलत स्टाइल। जिस तरह अक्सर लोग ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, कामकाज का है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो जैसे मैं बैठा हूँ ना, इस तरह बैठने की बजाय उनका आमतौर पे ये पोस्चर होता है, सामने आपकी फाइल है या लैपटॉप है और उस पर वो इस तरह बैठे हुए हैं आगे की तरफ झुक के। ये चीज़ क्या करती है कि उनकी जो बैक के मसल्स हैं, खासकर अपर बैक के और ये जो लोअर बैक के मसल्स हैं, उनके ऊपर वेट ज़्यादा आ जाता है। यानी अगर नॉर्मली आप ये समझ लें कि 10 kg वेट है उनके ऊपर, तो वो 20 kg 30 kg तक शिफ्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि फिर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उन मसल्स का, उससे फिर मसल स्पैज़म होता है। जैसे ही आपकी बॉडी मसल स्पैज़म में जाती है, साथ ही आपका जो नॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का वो ख़राब हो जाता है और साथ ही आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। सो एक तो वेट गलत उठाने का अंदाज़, नंबर 2 आपका जो बैठने का गलत अंदाज़ है, और फिर एक और बड़ी वजह बन जाती है बूढ़े लोगों में। अक्सर आप सुनते होंगे कि जी कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, वो वॉशरूम में गए हैं वज़ू करने के लिए, गिरे हैं और उनकी कूल्हे की जोड़ की हड्डी टूट गई है। अच्छा, ये हड्डी पहले से टूट जाती है कूल्हे की हड्डी, या बाद में पता चलता है? कमज़ोर इतनी होती है कि वो टूट जाती है। मुझे लगता है उसकी वजह से बंदा गिरता है, वरना वॉशरूम में गिरने की शिकायत ही थी। हाँ, ये सेंटेंस बोला जाता है। हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि बंदा गिरने से हड्डी नहीं टूटती, बल्कि हड्डी टूटने से बंदा गिरता है। क्योंकि वो वीक ही इतनी होती है वहाँ पे। चूँकि ये जो पार्ट है ना बॉडी का, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसे हम हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, वो जब पीक पे जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका असर जो आ रहा होता है वो ये कूल्हे के जोड़ की हड्डी पे होता है, और वेट भी इस पे सबसे ज़्यादा आ रहा होता है। वो जब इस पोस्चर में जाते हैं या गिरते हैं तो फौरी तौर पे उसका फ्रैक्चर हो जाता है। सो उसके लिए क्या बेहतरीन तरीका है कि जब आप 50 को क्रॉस करें, 60 को क्रॉस करें, तो आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी मेडिसिन लें जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएं, जिनमें विटामिन डी हो, जिनमें कैल्शियम हो, या दूसरे बाज़ इंजेक्शंस भी आते हैं। कुछ मेडिसिन हम माहाना देते हैं, कुछ 3-3 महीने बाद लोग लेते हैं। तो वो मेडिसिन अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ आप उनका कोर्स पूरा करें।
क्योंकि आप हड्डियों के बुरबरेपन का अगर शिकार होते हैं तो फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और फ्रैक्चर तो एक एक्सट्रीम है ना, बोन पेन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। लोअर बैक पेन की भी एक बड़ी वजह ये होती है, जिस तरह हमारे उन्होंने जिक्र किया ना अभी एक कॉलर ने कि मैं इस तरह से गिरा था और मुझे ये मसला हो गया, उसके पीछे भी एक वजह यही होती है कि उनकी बोन्स और उनके जॉइंट्स ऑलरेडी इतने कमज़ोर हैं कि वो ज़रा सा उनको प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पे वो गिर गए हैं तो वो उसके बाद उनका या तो फ्रैक्चर हो गया है, या उनका लिगामेंट का टियर हो गया है, या उनका मसल का प्रॉब्लम हो गया, या उनको मसल स्पैज्म हो गया, और फिर वो पेन ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि इस एज में जाके फिर चीज़ों को दोबारा से उस लेवल पे लेके आना कि आपको मजबूती हासिल हो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सो जब आप 50-60 को क्रॉस करें तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी आपको उस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि आप डाइट के साथ चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। डाइट का टाइम जो है वो 30s 40s ये टाइम है, 20s ये बेस्ट टाइम है डाइट के साथ चीज़ें पूरी करने की। और फिर आखिरी चीज़ ये कि जो मर्ज़ी आपकी एज है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिम जा सकते हैं ज़रूर जाएं, लाइट वेट जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें, वो नहीं कर सकते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कर सकता है बंदा, अगर वो नहीं कर सकते तो हाँ। घर में आप जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ सुबह उठ के आप जाए नमाज बिछा के या मैट बिछा के आप वहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज अच्छा, कर मैंने सकते हैं। देखा आम इंसान जो घर में बैठने वाली औरत या मर्द है, ठीक है, उसको यही नहीं पता कि उसको रोज अपने हाथों को एक हरकत देनी है, ठीक है, हवाओं में हिलाओ, हाथ को हिलाओ, कमर को हिलाओ, कुछ भी करो तो सही। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, लोग अक्सर देखते हैं कि जी ये फलां बंदा बड़ा खूबसूरत है, फिट है, 60s में बड़ा अच्छा दिख रहा है। वो ऐसे नहीं होता, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है, मेहनत होती है। वो डेली बेस पे उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट का एक कंट्रोल है, वो उसके ज़रिए से होता है। अब होता क्या है कि पेशेंट आ जाते हैं, अब डेली आते हैं पेशेंट, जी घुटनों में दर्द है, ठीक है, अब घुटनों में दर्द है, खातून की उम्र है 55, सॉरी मैंने खातून कह दिया, मर्द भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी माएँ बहनें जो हैं वो इसका शिकार होती हैं, और उनका वेट यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। अब इस वेट के साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब इस ये वेट के खूबसूरती नहीं है, ये विद ड्यू बीमारी है, रिस्पेक्ट इस अब इस बीमारी वेट के को साथ ठीक कुछ करना नहीं है। हो सकता। हाँ। आपका जो नी जॉइंट है उसके ऊपर आपने एक वेट जो है वो 100 किलो का आपका अपना वजन है, 400 किलो उसके ऊपर आपका वजन आ रहा है, तो वो तो घुटने बेचारा तो जाएंगे नीचे से ऐसे माफिया मांग रहा है कि यार माफ कर ये दो, घुटने मुझे किसे लग गए, यही कहता होगा। जो आपका वेट गेन है ना, इसको कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बोन हेल्थ के लिए। क्योंकि कोई भी गाड़ी है उसके ऊपर जितना वेट आप डाल रहे हैं वही उसी की वजह से आपको फिर, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आपके नी जॉइंट के ऊपर और आपकी कमर के ऊपर। कमर के जो मोरे हैं वो अक्सर स्लिप हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, हाँ, एक आध मोरा एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाता है और उसकी बड़ी वजह जो है वो आपका वेट बनता है, और वो पेन का शिकार वो फिर एक कांस्टेंट पेन है ना आप उसको। और फिर जब सर्जरी बताई जाती है, जैसे अभी हमारे कॉलर ने कहा कि जी मैं तो जोड़ तब्दील करवा नहीं सकता, मैं तो जोड़ तब्दील करवाना जो है वो तो बहुत गलत फैसला है, मैं क्या करूँगा, यही फिर बातें बाद में स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं कि जिसका सोल्यूशन नहीं होता। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि 30s में, 40s में, 50s में आप वेट गेन को कंट्रोल करें, आप अपनी मसल स्ट्रेंथ, एक मिनिमम मसल स्ट्रेंथ जो है उसको बरकरार रखें, और अपनी डाइट और स्लीप अच्छी रखें। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से आपको नहीं होता। कोई बड़ा मसला हो जाए या डिजीज़ हो जाए वो तो फिर जाहिर है एक प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन मेन चीज़ें यही हैं इसको सेट करने। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। आई होप आपको हमारी इस सेगमेंट से चीज़ों के बारे में समझ आ गई है कि आपने क्या करनी है, अपनी सेहत का इस चीज़ से ख्याल करना है कि आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वॉक करनी है, नमाज भी पढ़नी। नमाज भी आपकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपका कमर सब कुछ जब सजदे में झुकता है, आप घुटनों पर जाते हैं, तो ये सारी एक खूबसूरत एक्सरसाइज है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको नमाज की सूरत में भी मिल गई है। ये सब कुछ कीजिए और जिस्म को हरकत दीजिए, कोई ना कोई काम कीजिए, कोई वजन उठाइए, कुछ कीजिए, चलते फिरते कोई ना कोई काम कीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड योर डाइट, जो खाएंगे वही दिखेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़ के हवाले से। ये सुनिएगा गौर से। एक तो डायबिटीज़ के जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना नाज़रीन, वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो इश्यूज क्रिएट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऊपर से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अक्सर स्लो हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी खाना है उनको खाना वो खा लें, ठीक है, वो मोटे नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो हल्का फुल्का, जिसे हम कहते हैं ना कि इनको हवा भी लगती है, इनको पानी भी लग जाता है, तो वो मोटे हो जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का मसला होता है। अच्छा, अब उसकी वजह से ना इनके डायबिटीज़ के भी इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं।
तो आज इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा शफ़क़त साहब मौजूद हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या वजूहात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज हम इससे पहले कि शुगर के ऊपर बात करें, पहले हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर लेते। जैसे कि मैंने फरमाया कि जो कोई ऐसा बंदा जो हमें दिखता है कि वो खा रहा है, पी रहा है, इतना कुछ, उसके बावजूद जो है ना उसको कुछ नहीं लग रहा, तो मोस्टली हमने देखा है। और कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है कहने को, तो ये क्या वजह होती है? ये मेटाबॉलिज्म का क्या मसला होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा मेरे ख्याल में ये टॉपिक चूज़ किया है और हमें लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 30 से 35% लोग तो ज़ियादतीज़ का शिकार हैं और 30 से 35% लोग ही मोटापे और प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन लगभग जो है ना 50% से ऊपर हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़े स्केल का प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं रुकता। जो आपका गुर्दे का ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ा कारण शुगर है, खुदा न खास्ता आपकी डिसेबिलिटी का कारण शुगर है, आपकी जो है हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण शुगर और मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो इशू है ये हमारे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। हम बात करना चाहेंगे मेटाबॉलिक हेल्थ पे। मेटाबॉलिक हेल्थ पे कोई बात करता नहीं। अभी आपके पहले गेस्ट की भी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी अल्टीमेटली वज़न आपको कम करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे। ठीक है जी। अब जो वज़न है, शुगर है, ये सारी लिंक्ड है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या मुराद है आपकी? मेटाबॉलिक हेल्थ से मुराद ये है कि जो भी आप खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, आपकी बॉडी जो है उसको अप्रोप्रिएटली कंज्यूम करती है और स्टोर करती है। ठीक है। कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इश्यूज़ हैं जिनमें उनको कंज्यूम करने का और स्टोर करने का जो मैकेनिज़्म है, जिसमें पैंक्रियाज इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, वो फॉल्टी हो जाता है। कुछ ऐसे ख़ास किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन से निकलते हैं, जिसे इंक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। अच्छा। वो उनमें ब्लंट हो जाते हैं। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मेरी शुगर फिर भी ज़्यादा है। हाँ। या मेरा वज़न बढ़ी जा रहा है, मैं तो खाता ही नहीं, आप इससे पूछ लें, कसम ले लें मेरे से। कसूर उनका भी नहीं है, कसूर उन हार्मोन्स का है और मेटाबॉलिक हेल्थ का है। ये बात याद रखें कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप कार्ब्स लें, प्रोटीन लें, फैट लें, आपकी बॉडी में इंसुलिन रिस्पांस का एक टाइम है और इंक्रेटिन हार्मोन्स का एक रिस्पांस का टाइम है। अगर वो रिस्पांस टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें रेंज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इट्स नॉट जस्ट डायबिटीज़, वो उसका शिकार होने का बहुत ज़्यादा शदीद लाक ख़तरा है। ख़राब मेटाबॉलिक जो होता है डॉक्टर साहब, वो दिल, जिगर और जो आपका दिमाग होता है उसको कैसे मुतासर कर सकता है ख़राब मेटाबॉलिज्म? हमने अच्छी बात की, सिर्फ दिल जिगर नहीं, इस अर्थ पे हर बीमारी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सो कैंसर भी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। देखिए, होता ये है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता और आपका जब खाते हैं खाना, जो बॉडी का रिस्पांस है, जिसमें पैंक्रियाज रिस्पांस देता है इंसुलिन की शक्ल में, लिवर रिस्पांस देता है ग्लूकोज प्रोडक्शन की शक्ल में, वो मैच नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन ही कारण है जिस्म के हर ऑर्गन के ख़राब होने का, इंक्लूडिंग कैंसर। मिसाल के तौर पे आपकी गट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाती है। आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपका हार्मोन सही नहीं निकलते। आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो लिवर सही तरह काम नहीं कर सकता। आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा हो जाता है। आपके वेसल्स जो कि खून की रगें हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो ही रूट कॉज है, जो कि किसकी वजह से है? आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ख़राब होने की वजह से। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल इन द साइंस कि जी मैंने रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिए तो मैं बस सेट हो गया, ऐसी बात नहीं है। इट्स अबाउट योर मेटाबॉलिक हेल्थ। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अप्रोप्रिएट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न ठीक हो और आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट। अच्छा, इसको हम ब्रेक के बाद मज़ीद एलैबोरेट करेंगे, बिकॉज ये नई चीज़ है कि अगर कोई मोटा बंदा है उसका मेटाबॉलिक ठीक कैसे हो सकता है, इसको डिस्कस कर लेंगे ब्रेक के बाद।
हम मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर बात करें नाज़रीन, हम अपने डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि मुझे बताइएगा अच्छी जो मेटाबॉलिक हेल्थ होती है उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, इसमें कुछ बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं, जो आप कुछ टेस्ट्स हैं जो आप करवा सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है। फॉर एग्जांपल यू कैन गेट योर फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि ब्लड टेस्ट है एक, आप खाली पेट जाएं 8 से 12 घंटे ऐसे भी की, करा सकता है? बिल्कुल बस करवा सकता है, लैब में जाए और वो 100 से नीचे होनी चाहिए। ओके, अगर वो 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। सिमिलरली आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ। हाई या लो? अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ठीक। इसी तरह अगर आपकी जो वेस्ट है, अगर आदमियों में 40 इंच से ज़्यादा है और औरतों में 35 इंच से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हो सकते। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल के कुछ टेस्ट हैं, 2 अहम कोलेस्ट्रॉल का मैं जिक्र करूंगा यहाँ। एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हमने अमूमन देखा होगा जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं तो उसमें कई आते हैं ना चीज़ें, ट्राइग्लिसराइड आता है, LDL आता है, VLDL आता है, HDL आता है। उसमें मेनली 2 चीज़ें आपने देखनी होती हैं फ्रॉम मेटाबॉलिक साइट्स। एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, वो आपके 150 से कम होने चाहिए, और एक HDL लेवल है, वो एक्चुअली आपका ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, वो जितना, दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, जितना आपका HDL ज़्यादा होगा उतने आप मेटाबॉलिकली हेल्दी होंगे। अच्छा, तो वी यूजली से टू आवर पेशेंट्स के अगर आप मेल हैं तो आपका HDL 50 से ऊपर होना चाहिए और फीमेल है तो 40 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा। और ये जो गट हेल्थ है आपकी और मेटाबॉलिज्म है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है दोनों का। उसकी वजह यह है कि जो मेन हार्मोन्स हैं 2, जो कि इनक्रेटन हार्मोन्स हैं, जो कि मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, जिसमें GLP-1 एंड GIP-1, ये दोनों जो हार्मोन है ये गट से निकलते हैं। तो अगर आपके गट का रिस्पॉन्स, इन हार्मोनल रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स टू द फूड विच यू इनटेक is blunted, then you cannot be metabolically healthy. So it's a science. It's not just what you eat. Of course it matters, but it's actually your metabolic profile in the body. ये ऐसे ही है कि आपके घर में कुछ और घुस आए और आपका गार्ड हो वो रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है, तो आपके घर तो सारा खाली हो गया ना। ठीक है, तो आप अपने घर को सिक्योर कैसे करेंगे? जो उसकी सिक्योरिटी सिस्टम है कि वो इन रिस्पॉन्स टाइम हो। ये कंट्री लेवल पे भी होता है, आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे भी होता है। अगर कोई कंट्री आपको इन्वेड कर रहा है और आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है तो बात तो पहली उसकी है ना, विंडो की। सिमिलरली आपकी बॉडी का भी यही रिस्पॉन्स है। अगर कोई भी चीज मैंने मुंह में डाली है और जो हार्मोन्स है मेरे मेटाबॉलिक हार्मोन्स वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाए या नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स मेरी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, इन सब का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटापा, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं जिनका BMI 40 से ज़्यादा होता है, नॉट ऑल, ऐसे नहीं है कि सारे लोग बहुत ही खाते हैं। जो मोटे मोटे बच्चे होते हैं थोड़े से, क्या उनका भी टेस्ट करवाया उनका जा सकता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना, अक्सर नहीं हम करवाते हैं इन आवर स्पेशलिस्ट एंडोक्राइन क्लिनिक्स, दैट्स व्हाट वी डू। ओके, ठीक है, आप स्पेशलिस्ट के पास जब आए हैं तो वी असेस योर मेटाबॉलिक हेल्थ एंड दीज आर द की मार्कर्स, एंड दीज की मार्कर्स इफ दे आर नॉट राइट देन योर मेटाबॉलिक, आपकी हेल्थ सही नहीं है। और फिर 10 साल की उम्र से तो बच्चों को यहाँ शुगर हो रही है। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है, ये किसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करके? जी बिल्कुल, इसमें देखें की मेजरमेंट्स जो है ना वो काफ़ी सारी हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो स्लीप हाइजीन है, यहाँ स्लीप हाइजीन की भी बात नहीं होती। स्लीप हाइजीन का बहुत अहम रोल है मेटाबॉलिक हेल्थ में। स्लीप हाइजीन मतलब? स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि अगर आप रात के वक्त 7 से 9 घंटे प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते ना, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हो सकते। ओके, ठीक है, अगर एक बंदा 4 घंटे सिर्फ सोता है रात को, ठीक है, तो ना उसकी शुगर कंट्रोल होनी है, ना उसका वजन कंट्रोल होना है, उसका हार्ट रिस्क डबल हो जाना है और कैंसर रिस्क भी हो जाना है। अच्छा। तो स्लीप हाइजीन इसे कहते हैं। स्लीप हाइजीन मीन्स दैट यू टेक अ गुड स्लीप एवरी नाइट। ठीक है, अब उसकी भी आगे फर्दर चीजें हैं, कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें आप अच्छी स्लीप नहीं ले सकते। सिमिलरली आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है,
जब आप खाना खाते हैं, रात का खाना खा के अक्सर लोग लेट जाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप उसके आधे घंटे के अंदर मूवमेंट नहीं कर रहे तो आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, इवन स्मॉल मूवमेंट। अच्छा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लंबी वॉक पे नहीं जा सकता, लंबी वॉक पे नहीं जा सकता, बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपने रूम में थोड़ा चक्कर लगा सकता हूँ, खाना मैंने खा लिया, इतना कोई रूम है, इधर ही चक्कर लगा सकता हूँ। अच्छा, तो वो जो चक्कर है उसका भी बहुत इफेक्ट है। इतना सा चक्कर भी, इतना सा चक्कर भी आप इमेजिन करें, साइंस देखें आप, और अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने ये इंसान का एक निज़ाम बना दिया है, आप इसकी ज़रा वो चेक करें कि सेंसिटिविटी चेक करें। इवन इफ यू डू 10 मिनट्स, आप वॉक भी ना हो सके, आप कमरे में घूम लेते हैं, दैट इज मच बेटर देन हैविंग नो मूवमेंट एट ऑल। क्या बात है। अच्छा, हमें ना बचपन में, क्योंकि मुझे याद है कि सबके पेरेंट्स, नॉट ओनली माय पेरेंट, हर एक के पेरेंट ना शाम को जब खाना, रात को जो आपको पता है अर्ली सारे खाने खाते थे, 8 बजे तक डाइनिंग हो जाती थी, उसके बाद बच्चों को पकड़ते थे तो अनडिस्टर्ब रोटी लेने चले जाते थे, घर के चाचा दादा भाई अब्बू अम्मी मिलके वॉक पे बच्चों के हाथ पकड़े निकल गए, बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारते थे। इतनी बीमारियां, इतनी चीज़ें, कैंसर, शुगर, ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलता था। आज के दौर में ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, एक हेल्दी चीज़ थी कि शाम को मियाँ बीवी वॉक पे निकलें, कोई सामान अगर लेना है, अंडे डब रोटी लेने चले जाएं, रोज़ का फ्रेश अंडे लेने जाएं, ब्रेड लेने जाएं, दही लेने जाएं, बट इट्स वेरी हेल्दी, नहीं? वेरी हेल्दी। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, लाइफ को हमें थोड़ा सा वापस करना करना पड़ेगा। इसी तरह फिर न्यूट्रिशन आ गई। न्यूट्रिशन में आप जो रिफाइंड कार्ब्स हैं या प्रोसेस शुगर है उसे अवॉइड करें, शुगरी इनटेक, कैंड फूड्स, ये जो कोल्ड मील्स होते हैं इनको अवॉइड करें। कैंड फूड्स क्या करते हैं? ठीक है, कैंड फूड्स ये करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर देते हैं, आपका गट का रिस्पांस बिल्कुल खत्म कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड, हाँ, अच्छा, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जिसको आप कहते हैं, आपको पता होगा, अनफॉर्चुनेटली वो रिफाइंड शुगर्स ही होती है ना, वो भी, अच्छा, रिफाइंड शुगर्स होती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो ये इट्स नॉट दैट सिंपल, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। और सिमिलरली फिर कुछ लोगों को जब हम टेस्ट कराते हैं तो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सर्टेन एडवांस मेडिसिन्स। अच्छा, कैफीन के बारे में मुझे बताइएगा कि लोग कहते हैं कि अगर आप अपने कैफीन के जरिए मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो बहुत अच्छा एक्टिव और फास्ट कर सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? जी, दैट्स ट्रू। जो कॉफ़ी है दैट इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट फूड फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ। दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। अच्छा, मैं ग्रीन टी का पानी बना के उसमें कॉफी ग्रीन डालती हूँ रोज। टी इज वेरी गुड। या माय कॉफी इज डिफरेंट, आई मेक ग्रीन टी फर्स्ट, कुछ अच्छे हर्बल लीव्स के साथ, बड़े अच्छे, और मेरे घर में वो पौधे लगे हुए, उन लीव्स के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना कॉफी डालती हूँ, और इसके अंदर जो है ना कोई कीड़ा चला गया और वो तैर रहा है। कोई बात नहीं, एक गुट भी नहीं पिया था अभी, मरे। अच्छा, चले, कॉफ़ी ब्लैक पीनी चाहिए या दूध डाल के हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए? देखिए जी, मेटाबॉलिज्म के लिए तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। अच्छा, स्किन को पतला कर देती है, सुना है ये बात सही है? पतला कर देती है, डाइजेशन को बेहतर कर क्योंकि देती फैट है, मारती है, फैट साफ इंक्रेटिन हार्मोन्स को बूस्ट कर देती है। अच्छा, कितने कप क्योंकि अच्छा इसके अंदर आदत भी होती है ना, ये बड़ी, ये बंदे को नशा ही बना देती। मैं खुद चरसन हूँ उसकी, मुझे एटलीस्ट ये 2 कप, कभी कभी तो मैं 4 भी पी लेती हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि जो 4 कप अगर पी रहा है कोई बंदा, 3 कप पी रहा है, इसको एडिक्शन तो हो गई है ना, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, ज़्यादा भी आपने जो कॉफ़ी है या कैफीन है उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये कि आपको पेल्पिटेशंस फील होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी जो इनटेक है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आपके लिए मेटाबॉलिकली हेल्दी है। ओके, हाउ मच आई वुड यूजुअली से टू माय पेशेंट्स के 2 cups आर मोर देन इनफ इन अ डे। वाओ, नॉट मोर देन दैट। और रात के टाइम पे रेकमेंडेड? हाँ, जाहिर है रात के टाइम फिर आपने स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपका माइंड एक्टिव हो सकता है, क्योंकि हर बंदे की बॉडी का रिस्पांस भी डिफरेंट है। मे बी आपकी बॉडी का रिस्पांस डिफरेंट हो, मेरी बॉडी का डिफरेंट हो, तीसरे बंदे का डिफरेंट हो। या तो जो मैं सोशल मीडिया पे रील्स देख रही होती हूँ ना, लोग कैफीन में, इसमें खास तौर पे जो कॉफ़ी है इसको बोलते हैं नहीं जी छोड़ दें, ये कर देगा आपके साथ, पिए, डॉक्टर से पूछवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। और अपने मेटाबॉलिज्म का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इससे आपकी सारी चीज़ें जो है ना जुड़ी हुई हैं। और अगर आप शुगर से भी बचना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छा काम करे, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे, तो फिर आपने अपनी इस मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, हम
डेली बेसिस के ऊपर नाज़रीन ऑयल बहुत खाते हैं, खानों में, सालन में इतना कोई ऑयल होता है कि पराठे बना बना के जो है ना हम लोग सुबह सुबह खा रहे होते हैं। ऑयल अगर ऊपर तैरता हुआ नज़र ना आए ना थोड़ा सा तरी के तौर पे, तो तब तक हमें जायका नहीं आता, खाने का टेस्ट नहीं आता। हम कहते हैं थोड़ी सी तरी होगी तो फिर आय हाय लुकमा लगा के खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब ऐसे आप देखें अगर कि जो 20, 25, 30 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले देसी घी बहुत इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त बड़ा ये भी हुआ कि देसी घी जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जो है बनास्पति घी की तरफ आ जाएं, फिर आप जो है ना ऑयल की तरफ आ जाए, जो कनोला ऑयल है, सूरजमुखी का ऑयल हो गया। अब हम सबको इस तरफ आपको पता है ऐसे पासा लगा दिया गया। अब सुनने में वापस ये आ रहा है वो जो देसी घी असी छोड़िया सी ना तो ओदे पासा लग जाओ। तो ये क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हमने इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है या फिर क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह। इसके लिए ज़बरदस्त गेस्ट मैंने आज बुलाई हैं। प्रोफेसर रहीना अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और इनका वक्त हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनसे सारे सवाल करेंगे, हो सका तो आपकी कॉल्स भी अटेंड करेंगे। ये रील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लीजिए क्योंकि रोज़ हांडी आपने इसी तेल में पकानी है। पकानी किसमें है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू आर वेरी बिजी और आपने आज हमें अपने स्पेशल टाइम में से जो है ना ये क्वालिटी टाइम दे दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये तेल तो होते फैट्स है ना, तो ये फैट्स हमें क्यों ज़रूरी है रोज़मर्रा की डाइट में? व्हाई यू हैव टू टेक दिस? Yes, Fiza, thank you for calling me today to discuss this very important topic. So जहाँ तक ताल्लुक़ है बैलेंस डाइट का, जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि जिसमें कि हम प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस डाइट होती है। तो इसमें फ़ैट का कंपोनेंट जो है वो भी एक आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट यानी कंपोनेंट है बैलेंस्ड ग़िज़ा का। अब सवाल ये आता है कि जी ये फ़ैट हम खाते क्यों हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्या है? समझने की बात सिर्फ ये है कि अगर हम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को देखें तो हमारे जिस्म के ऊपर जो सारी स्किन है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं, हार्मोन्स एंड एवरीथिंग, और जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब के सब किसी एनर्जी के मोहताज हैं और उस मोहताज वो जिस एनर्जी की है वो फैट्स हैं। अच्छा। अब अगर हम ये फ़ैट अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आप समझ सकती हैं कि ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। अब सवाल दूसरा उठता है कि ये फ़ैट हमारी जिस्म के अंदर काम किस तरह कर रही है और कौन सी फ़ैट है जो अच्छी है और कौन सी फ़ैट है जो बुरी है। अगर आप समझती हैं कि जिस तरह एक आम इंसान की ज़बान में बात की जाए, जब हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं जी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, और ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट किस्में हैं जो हमारे खून के अंदर मौजूद हैं और ये पैरामीटर्स हमें बताते हैं कि कौन से पैरामीटर्स अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। तो आप समझ लीजिए LDL फैट जिसे कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो फैट है जो हमें मुज़र सेहत कहलाती है हमारी डॉक्टरी ज़बान में। अच्छा। और एक है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे HDL कहा जाता है और उसे कहते हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है और इसे कहें आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? ये तमाम जो है आता है हमारी ग़िज़ा से। अब आप समझ लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान को उसकी डाइट के अंदर 20 to 30% जो डाइट की कॉम्पोजिशन है उसमें फ़ैट होनी चाहिए। अब वो फ़ैट इंसान को ये सोचना चाहिए कि कौन सी होनी चाहिए। जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं और डाइटरी गाइडलाइंस हैं, उसमें यह कहा जाता है कि इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ द फैट, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फैट यू टेक। 20-30% नहीं है? नहीं, 20-30% है, लेकिन अगेन वो किस क्वालिटी की है, क्वालिटी मैटर्स। ओके, ठीक है। यस, इट इज। अब आप समझिए कि अब आपको डॉक्टर कह देता है कि जनाब आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जो है, आम इंसान को ये समझना चाहिए कि उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके दिल के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यही जो कोलेस्ट्रॉल जो ले रहे हैं वो डाइट में, वो आपकी शरियानों को समझ लीजिए सुकेड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से खून का फ्लो ठीक नहीं रहेगा और ऑब्वियसली दिल का आर्जा हो सकता है या किसी और बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो अब ये फैट जो है लेनी भी है क्योंकि आपके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उससे चल रहे हैं, बट कौन सी फैट लेनी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोगों को समझना चाहिए कि डाइट में वो प्रेफरेंस कौन सी लेंगे कि जिसकी वजह से उनका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। अच्छा, हमें तो पहले आपको पता है कि हम अच्छे खासे 30-40 साल पहले अगर हम बात करें तो देसी घी जो था वो इस्तेमाल होता था घरों में,
फिर लोगों को लगाया गया बनास्पति घी की तरफ कि आप इसकी तरफ आ जाएं, फिर उसके बाद कहा गया कि ये उससे बेहतर है इसलिए, फिर उसके बाद बनास्पति घी से भी हटा के हमें कुकिंग ऑयल की तरफ लेकर आ गए। अब वापस हमें कह रहे हैं जी देसी घी की तरफ चले जाओ, वही अच्छा था। अब हमें तो बता दें कि इसमें से कौन सा अच्छा, हम कैसे पासे जाएँ? जी बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा। इसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने के अंदर और आज के ज़माने के अंदर फ़र्क ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। पहले ज़माने में आपको पता होगा कि लोग फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान था। जो वो खाते थे वो खैर से उसको कंज्यूम भी करते थे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आज का खाना तो हजम ही नहीं करते जी लोग। बिल्कुल। अब तो छोटा सा एक आपने लेना है कोई सौदा भी, तो आप गाड़ी पे जाएंगे। तो आप ये देखिए कि अब जो कंसिडरिंग जो हमारे चैलेंजेस हैं इस वक्त के, जिसमें कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, ज़्यादातर देखिए कि अब बच्चों में स्क्रीन वॉचिंग है, वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए, खेल कूद से वो बिल्कुल दूर हैं। लाइकवाइज जो एडल्ट एज ग्रुप है, बिकॉज ऑफ देयर मैनी रीजंस, उनका वर्क स्टाइल और सब वो अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है। तो अब इस सूरत के अंदर जब आपको फ़ैट लेनी है या जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो हेल्दी होना चाहिए। पहले ज़माने में अगर देसी घी कहा जाता था तो वो देसी घी कंज्यूम होता था, लेकिन अगेन वो लोग एक मॉडरेशन में लोग खाते थे चीज़ें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो हमारे जो करंट एरा के अंदर जो ओवर द काउंटर चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर जो फ़ैट यूज़ की जा रही है वो सैचुरेटेड फ़ैट है, और ये देसी घी भी सैचुरेटेड फ़ैट है। तो समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप घर में देसी घी खा रहे हैं और ये जो ओवर द काउंटर चीज़ें आप प्रोसेस फूड के तौर पे खा रहे हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, तो वो सैचुरेटेड फ़ैट ऐड हो रही है आपके अंदर। जिस मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 20 to 30% ऑफ योर डाइट शुड बी फ्रॉम फैट, और उसमें लेस दैन 7% सैचुरेटेड फ़ैट होनी चाहिए। और ये जो लेस दैन 7% सैचुरेटेड फ़ैट जिसे आप एक फॉर्म जिसे आप देसी घी कहती हैं, ये खुराक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी कर देती है, तो इसको ऊपर से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमारे पास ये कुछ डॉक्टर्स आते हैं, वो आके कहते हैं कि नहीं जी अब दोबारा से जो है देसी घी ले लें, वो सही है, वो देसी घी लेना चाहिए। जी देसी घी ले सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। मैंने जिस तरह बताया कि सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी एज पर द गाइडलाइंस शुड बी लेस देन 7% ऑफ योर डाइट, यानी टोटल 20 to 30% ऑफ द फैट जो आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं उसमें लेस देन 7% होना चाहिए। अच्छा, तो अब आप समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी अंडा खा रहे हैं, आप अपनी सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स से, तो उसमें सैचुरेटेड फैट मौजूद है जो आपकी ये 7% पूरी कर देती है। अच्छा ठीक है, हाँ ये सो आपको एडिशनल ये जो देसी घी है इसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। जिस तरह बहुत सारे बच्चे यंगस्टर्स आते हैं, वो आके जब मुझे कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेनथ एक्सरसाइज करते हैं, वी डू जिम, हम उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें कि उनका कार्डियो मेटाबॉलिक रेट जो है वो ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। तो मैं ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि यंगर एज ग्रुप के अंदर आते हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ, बट इन मॉडरेशन। बहुत सही बात है। एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले मैं आपको ये बात यहाँ पे इस क्योंकि टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। सही बात है, गांव में देसी घी खाया जाता है, रूरल एरियाज़ में खाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्यों खाया जाता है? वहाँ की औरतें खेत काटती हैं, जाके सारी खेती बाड़ी करती हैं, औरतें करती हैं, मर्दे करते हैं, ठीक है, सारे पूरे खेत देखते हैं, काम करते हैं, वज़न उठाते हैं, ठीक है, बच्चे पालती हैं, घर के काम करते हैं, फर्श बनाते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके की मेहनत आप कर रहे हैं तो आप सैचुरेटेड फैट अगर देसी घी इस्तेमाल करें तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान नहीं होगा। शी इज़ टू मच राइट। आज तक इस किस्म की मतलब मुझे लगता है कि हम बात तो कर रहे होते हैं मगर क्यों नहीं खाना, ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। और किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है, कौन खा सकता है, इस पर बात की आज। वेरी इंपॉर्टेंट रील। सेव इट, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, प्रोफेसर हिना हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, और हमें बता रही हैं कि तेलों के जो इस्तेमाल से हमारे लिए जो नुकसान होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में, वो कितने ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, हम कैनोला ऑयल के बारे में भी पूछना चाहेंगे, ठीक है, सनफ्लावर के बारे में पूछना चाहेंगे, इनमें से कौन सा बेहतर है डॉक्टर साहिबा? जी बिल्कुल। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि डिफरेंट ऑयल्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं, जो कि ये बेसिकली कंपोज करते हैं इन फैट्स को। अगर हम बात करते हैं जिस तरह देसी घी की, तो ये सैचुरेटेड फैट है, और इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, और सबने मुशाहिदा किया होगा कि वो जम जाता है। और दूसरा जो आ जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी शक्ल को मेंटेन रखते हैं।
अगर इनकी कॉम्पोजिशन और अफादियत पे बात की जाए तो जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो लेटेस्ट तहकीक, बल्कि हमेशा की तहकीक से ये साबित करती है कि ये बेहतरीन ऑयल्स हैं जो कि यूज़ किए जाएं। अच्छा। क्योंकि ये वो ऑयल्स हैं जो ना सिर्फ आपकी बॉडी में जाकर आपकी जो डिफरेंट, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी स्किन है, एंड अब ये बात आपको समझनी है कि स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अच्छा। ठीक है, तो उसकी कॉम्पोजिशन अगर आप देखिए तो वो फैट्स से बनी हुई है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड लेयर कहते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन इट्स क्लोजेस्ट टू द मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स। अच्छा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जब आप ये ऑयल खाएंगे तो ये बॉडी आपकी पहचानेगी और उसको वो हजम भी करेगी। लेकिन अगर आप जिस तरह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं, जैसा कि मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, और मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर आप ऑलिव ऑयल को कहते हैं, तो ये वो ऑयल्स हैं, दोनों के दोनों ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल कुकिंग स्टाइल है उसके ऊपर कौन सा ऑयल स्टेबल रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आपको पता है कि हमारी कुकिंग कैसे होती है, हम हाई हीट पे खाना पकाते हैं, हम लो हीट पे खाना नहीं पकाते। तो जब आप एक सैचुरेटेड फैट लेंगे वो भी बर्न हो जाता है, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सम टॉक्सिक मटेरियल, जिसे आप कहते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लाइकवाइज मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको भी जब आप बहुत हाई हीट पे पकाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सम मटेरियल व्हिच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, भी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसमें आप कह रही हैं कि ये सरसों का तेल वगैरह शामिल होता है, ठीक है ना, इनको तो खाया इस तरीके से जाता है ना कि पहले का इनको खाने तेल पकाने के लिए इस्तेमाल करना, तो पहले इसको कढ़ाई में लहसुन या कोई प्याज डाल के इसको साड़ा जाएगा, जब इसको हैवी हीट पे पकाया जाएगा उसके बाद वो तैयार होता है, उसकी स्मेल नॉर्मल होती है और वो फिर एक तेल वाली फॉर्म बनता है जिसमें जाके लोग खाना पकाते हैं। मोस्टली सबके घरों में इसी तरह होता है। तो ये क्या सही तरीका है या हमारे लिए गलत है? मैं अब ये आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई करनी चाहूँगी आज इस प्रोग्राम से कि जब आप मस्टर्ड ऑयल को बर्न करते हैं हाई हीट के ऊपर और उसमें आप एक वो जो डाल देते हैं लहसुन की तुरी डालते हैं जस्ट टू किल इट्स स्मेल, तो ये अगर आप इसकी बाद में कॉम्पोजिशन को स्टडी करें तो उसके अंदर रूसिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज़ नॉट यूरिक एसिड, इट इज़ रूसिक एसिड व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि काइंडली अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं मस्टर्ड ऑयल तो उसको बर्न ना करें। अच्छा, ठीक है, इसको नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। लाइकवाइज ऑलिव ऑयल है, इसको भी आप अगर बहुत हाई हीट पर पकाएंगे तो ये बर्न हो जाता है। अच्छा, उसको भी आपने इस्तेमाल इस तरह नहीं करना, इसको आप वैसे ही इस तरह इस्तेमाल कीजिए जैसे सौते करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सौते करने का भी तरीका है कि पैन को थोड़ा गर्म करके उसको एक तरफ कर लीजिए, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो सब्जियां उस पर डालें और उस वक्त ऑयल डाल के हल्का सा हिलाएं और साइड पे कर दें। पहले नहीं डाल के उसको प्लीज हाई हीट पे ना पकाएं, वो जल जाता है। फिर आ जाती है बात कनोलास की। कनोलास भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बट इसकी ब्यूटी ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट है। जितनी लेवल ऑफ कुकिंग हम जिस हाई हीट पे करते हैं, कनोलास रेजिस्टेंट होते हैं टू हाई हीट। अच्छा। सो मैं रेकमेंड करती हूँ कि काइंडली अगर आपने अपनी कन्वेंशनल कुकिंग को में कोई तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाहे उसको कनोला प्रेफर करें आप। ओके। ये प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं एंड अगेन इसको प्रोसेस तो किया जाता है, लेकिन इसकी जो हेल्थ की अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन है। और अगर आप लेटेस्ट स्टडीज़ पढ़िए तो उसमें हार्ट हेल्थ यानी डिसलिपिडीमिया जिसे आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट डिजीज़ के अंदर पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि वो कनोला यूज़ करें, बट अगेन इट शुड बी इन मॉडरेशन। अच्छा, अब मॉडरेशन में हल्की फुल्की तरी चलेगी? अब कोई नहारी खा रहा है, आलू गोश्त पकाए घर में, थोड़ा सा तो तरी चलती है, उसका फिर वो मज़ा तो कोई नहीं आता। क्या कभी कभी ये चलेगा, ये तरी खा सकते हैं आप? देखिए जनाब, मेरा तो एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं सबको इसी तरह ही समझाती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा तरी है ये 2 जगह जमती है। हाँ। एक जमेगी आपकी शरियानों के अंदर और दूसरा आपके किचन के ड्रेन के अंदर। हाँ। तो आप यकीन मानिए कि आपका अपने ही पॉकेट पे आप कितना जुल्म कर रहे हैं। आप कम डालिए। अगर आप फर्ज करें 4 सर्विंग स्पून्स डालते हैं कुकिंग करते हुए तो उसको कम करके 2 पे ले आइए, उसको 1 पे ले आइए। यकीन मानिए उसके आपकी जो खाने की जो ग़िज़ाइयत है उस पर ऑयल ज़्यादा डालने से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ही हैं अभी, ठीक है, मगर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है थोड़ी सी, वो ज़रूरी है आपके लिए, तो प्लीज़ वापस आइएगा। प्रोफेसर हिना हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है। अच्छा, ब्रेक पे हम लोग अभी बात कर रहे थे तो मुझे ये बात करनी थी कि हमारा जो फ़ाइबर का भी इंटेक है ना वो भी बहुत काम करता है।
अब जो यूथ है हमारी यंग जनरेशन, वो तो फाइबर का इंटेक ले ही नहीं रही है सही से, तो अब किस तरीके से जो सैचुरेटेड फैट है, ये फैट है आपकी बॉडी का, ये किस तरीके से निकालेगी, ये क्या काम करिए, इसको ज़रा प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा पूरा सिनेरियो। अब आप बैलेंस डाइट की जिस मैं बात कर रही थी कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें चौथा जो कंपोनेंट है वो है फाइबर का, डाइटरी फाइबर। ठीक। डाइटरी फाइबर हम अमूमी तौर पर अपनी ग़िज़ा में फल और सब्ज़ी से लेते हैं। ठीक। पुराने ज़माने में अगर आप समझें कि लोग हेल्दी क्यों थे, वो इसलिए क्योंकि वो कच्ची सब्जियां खाते थे, फल का इस्तेमाल करते थे और पैदल चलते थे, या उनका एक्सरसाइज का कोई एलिमेंट था। लेकिन अब इस करंट एरा के अंदर टोटली ऑपोजिट हो चुका है। अब ये डाइटरी फाइबर काम किस तरह करती है? जब आप फाइबर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फल सब्जी, तो ये फाइबर समझ लीजिए कि ये इसका जो कॉम्पोजिशन होती है फल और सब्जी की, ये एक फाइब्रस नेटवर्क होता है, यानी मैश सा होता है, जिसको फाइबर आप समझते हैं। यानी मैं अपनी डॉक्टरी ज़ुबान में इसको इस तरह नहीं बताना चाह रही, एक आम ज़ुबान में समझ लीजिए एक मैश होता है जो फाइबर की कॉम्पोजिशन है। जब आप ये खा लेते हैं तो ये आपकी बड़ी आंत के अंदर रहता है, यानी एक समझ लीजिए एक बैरियर की तरह रहता है। The moment you take any kind of fatty meal or something excessive fatty meal which is not of balanced quality, तो ये जब आपकी गट में जाता है तो ये जो फाइब्रस मैश है इस फाइबर का जो आप खाते हैं फल सब्जी से, ये इसको ट्रैप कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। अपना समझ लीजिए कि एक जाली है, जिस जाली में से जब खाना गुजर रहा है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को या बैड फैट को वहीं रोक लेगा, जैसे चाय की छन्नी में से पत्ती को रोक लेता है और कप में सादी चाय छान के निकालता है। तो समझ लीजिए कि ये वाला जो फैट एक्सेसिव है ये आपके ब्लड में नहीं जाएगा। अच्छा। तो जब ये एक्सेसिव फैट ब्लड में नहीं जाएगा तो लिवर हेल्दी रहेगा। ओके। देखिए एक बात समझने की है, इतना अच्छा काम करता है हमारी बॉडी। लिवर का काम है कोलेस्ट्रॉल बनाना। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डाइट में इतनी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं कि लिवर अब काम करना छोड़ गया है। आपने देखा होगा यंग एज के अंदर बच्चे जो हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के साथ आ रहे हैं। क्या रीज़न है? वो रीज़न यही है कि एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नंबर 2 डाइटरी जो पैटर्न है वो इतना अनहेल्दी है कि प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एक बात समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस फूड है, कभी जाके इसको देखिएगा, जो ओवर द काउंटर बेकरी आइटम्स हैं या जो आपके फ्राइड आइटम्स आपको डिफरेंट चेन से मिलते हैं, नॉट ऑल बट येस मेजॉरिटी, वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा फैट यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर फ्राइंग जो कि हेल्दी नहीं है, यानी पाम ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि जब आप बार बार एक फूड आइटम को फ्राई करते हैं एक ही तेल के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो तेल है उसकी कॉम्पोजिशन समझ लीजिए एक टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज एक्सेसिव हीटिंग हो रही है उसकी। तो आप सोचिए ऐसा खाना जब आप खाएंगे तो वो आपको क्या करेगा? वो यही करेगा ना कि आपका जिस्म उसको नहीं पहचानेगा। वो एक्सेसिव, वो एक समझिए अनहेल्दी फैट है जो आप खा रहे हैं। अब फाइबर खाने का यही फायदा है कि जब आप इसके साथ ये जब होगा तो एक्सेसिव आपका ये बॉडी का मैकेनिज्म है ना जिसमें वो ये फाइबर आपको हेल्प कर रही है। अब आप सोचिए आजकल की यंगर जनरेशन है फल सब्जी से बहुत दूर है। बादले न खास्ता कभी आप देख लीजिए कि कभी किसी ने फल पकड़ के खाया हो। अगर पिएंगे भी तो कोई जूस जाके पी लेंगे, फ्रेश जूस निकाल के, अब उसमें फाइबर ही कोई नहीं होता। ऐड करना चाहूंगी कि ये जो फ्रेश जूसेस हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस दे आर कंसिडर्ड एज एडेड शुगर्स व्हाटसोएवर। चाहे आप इसका बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में यानी घर का बना हुआ जूस भी अगर पी रहे हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज एडेड शुगर्स, इवन दो आप उसमें शुगर ऐड नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब ये आपको पता है कि जो फ्रूट जूस होता है वो फ्रुक्टोज उसमें बेसिकली ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होती है। जब ये फ्रुक्टोज आपके अंदर जा रही है तो इसने अल्टीमेटली किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? इसने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि एक जो ग्लास जूस का आप निकालते हैं उसमें कितने काफ़ी सारे फल होंगे तो वो बनेगा ना, जाहिर सी बात है। तो जब वो इतनी एक्सेसिव फ्रुक्टोज आपकी बॉडी एकदम इंजेस्ट करेगी तो आपका लिवर एकदम समझ लीजिए बौखला जाता है। वो सोचता है कि यार इतनी ज़्यादा ग्लूकोज मेरे पास आ गई, अब मैं इसका क्या करूं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है जो खड़ी होकर उसको रोक लेगी। तो वो जब ये एक्सेसिव ग्लूकोज आपके लिवर की तरफ जाती है तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए वन ऑफ द रीज़न जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की है ये एडेड शुगर्स हैं। और ये एडेड शुगर्स मैं आप सबको सारी यंगर जनरेशन को ये एडवाइस करूँगी काइंडली, जब भी कोई प्रोसेस्ड आइटम भी खरीदते हैं तो पीछे से उसकी डाइटरी वैल्यू देखिए
जो पीछे लिखी होती हैं कंपोनेंट्स, वो आज तक मुझे बताइए कितने लोग हैं जो कभी पैकेट को पीछे से देखकर खरीदते हैं? हाँ। कोई नहीं खरीदता। मुल्क से बाहर जाते तो देख लेते हैं हलाल है हम, यस, लेकिन otherwise यहाँ पाकिस्तान पे में कोई होते हुए कोई चेक नहीं करता। ऐसे इसलिए ही मैं है। अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है, काइंडली उसकी डाइटरी वैल्यूज देखें पीछे, Perfect. उसकी सर्विंग साइज लिखा होता है। सर्विंग साइज के ऊपर कभी किसी ने फोकस करने की कोशिश, सर्विंग साइज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये डाइटरी आइटम है जो पीछे लिखे हुए हैं, यानी एक पूरा का पैकेट है, उसमें से अगर आप 1/4 खाएंगे तो वो डाइटरी वैल्यू पूरी होगी जो पीछे लिखी हुई है। समझ गई। और जब आप पूरा खा लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के जिसमें बाद ये भी है। पढ़िएगा, ये बड़ा अच्छा टिप देखे उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मिलते हैं हम कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।